यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत जो टेरिटरी है उसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में भी पढ़ा था। क्या क्या 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, कौन सी 3 कैटेगरीज में? टेरिटरी स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरी, और टेरिटरी जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करेगी एट एनी टाइम। एट प्रेजेंट इस समय पे 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और कोई भी एक्वायर्ड टेरिटरीज नहीं है। जो स्टेट्स हैं वो मेंबर्स हैं फेडरल सिस्टम की और शेयर करते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के साथ। यूनियन टेरिटरीज जो हैं लेकिन वो एरियाज हैं जो डायरेक्ट कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होती हैं यूनियन टेरिटरीज। So the union territories are those areas which are under the direct control and administration of the central government. उनको centrally administered territories भी इसीलिए कहा जाता है। In this way, existence of these territory constitutes a conspicuous departure from federalism. तो यूनियन टेरिटरीज की एग्जिस्टेंस थोड़ा सा डिपार्चर करती है फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि फेडरलिज्म में जो है वो पावर शेयर होती है बिटवीन अ सेंटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या है? स्टेट्स। तो स्टेट्स और सेंटर के बीच में पावर शेयर होती है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको एडमिनिस्टर कौन करता है? स्टेट। पावर शेयर नहीं होती। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लेनली यूनिटरी। जब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो रिलेशनशिप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल यूनियन टेरिटरीज के साथ, वो उसको यूनिटरी बना देती है इन सो फार एज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यू दिल्ली एंड दी सेंट्रल एनक्लेव्स इज कंसर्न्ड। तो इनको सेंट्रल एनक्लेव्स भी बोला जाता है यूनियन टेरिटरीज को। क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज किस प्रकार, कब से क्रिएट हुई? ब्रिटिश रूल के टाइम पे कुछ एरियाज ऐसे थे जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो इनका नाम क्या था? शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स 1874 में। बाद में इनको क्या बोला गया? चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस बोला गया। इंडिपेंडेंस के बाद इनको कैटेगरी पार्ट सी स्टेट्स और पार्ट डी टेरिटरीज में डाला गया। 1956 में देवर कॉन्स्टिट्यूटेड एज यूनियन टेरिटरीज। किसके द्वारा? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया गया। ये आपको याद रखना है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा धीरे धीरे कुछ यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस एलिवेट हो गया और उनको पूरा स्टेटहुड मिला, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। जो आज स्टेट्स हैं वो पहले यूनियन टेरिटरीज होती थी। और दूसरी साइड पे जो टेरिटरीज जो कि एक्वायर की गई थी पोर्चुगीज से, जैसे गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और फ्रेंच पुडुचेरी, इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। गोवा पहले यूनियन टेरिटरी थी, अब गोवा के पास फुल स्टेटहुड है। ये हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में पढ़ा है। इस समय पे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन सी हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। 1973 तक लक्षद्वीप का नाम होता था लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीवी आइलैंड्स। 1992 में दिल्ली को रीडेजिग्नेट किया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी दिल्ली के नाम से। 2006 तक पुडुचेरी का नाम पौंडीचेरी था। जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको मल्टीपल रीजंस के कारण की वजह से क्रिएट किया जाता है। क्या क्या कारण है? पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से दिल्ली और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया है।
कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, कल्चर इनका अलग है, पुदुचेरी का, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव का। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, नेशनल, इनके नेशन के लिए काफी इनकी इंपॉर्टेंस है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप। स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ द बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल, तो यहाँ के ट्राइबल लोगों के लिए स्पेशल केयर की जरूरत है, जैसे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जो कि अब स्टेट्स बन गए हैं, पहले ये यूनियन टेरिटरीज थी। 2019 में जो पहले जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट होती थी उसको बाइफरकेट किया गया और दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में बांटा गया। जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पार्लियामेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रीजंस दिए थे कि क्यों दो यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की जा रहे हैं। रीजंस क्या थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अपने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं। जो लद्दाख डिवीजन है जम्मू एंड कश्मीर की, उसके पास बड़ा ज्यादा एरिया है बट पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि टेरेन जो है वहां का वो काफी डिफिकल्ट है। तो बहुत देर से डिमांड थी लोगों लद्दाख के लोगों की कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि वहां के लोगों की एस्पिरेशंस रियलाइज हो सके। इसलिए लद्दाख की यूनियन टेरिटरी को क्रिएट किया गया। जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है वहां पे लेजिस्लेचर नहीं होगा, और क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को मन में ध्यान में रख के जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की थी उसको यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का क्रिएट दर्जा दिया गया। जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की है उसके पास अपना एक लेजिस्लेचर होगा, लद्दाख के पास लेजिस्लेचर नहीं होगा, जम्मू एंड कश्मीर के पास होगा। किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन होगा यूनियन टेरिटरीज का, ये हम अब पढ़ेंगे। आर्टिकल 239 टू 241 पार्ट 8 कॉन्स्टिट्यूशन में ये डील करता है यूनियन टेरिटरीज से। इवन दो ऑल द यूनियन टेरिटरीज बिलोंग टू वन कैटेगरी, देर इज नो यूनिफॉर्मिटी। ये याद रखना कि यूनियन टेरिटरीज सारी एक ही कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी, लेकिन कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। हर एक यूनियन टेरिटरी जो है, हर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्टर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, वो एडमिनिस्टर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जो है यूनियन टेरिटरी के, वो एजेंट होते हैं प्रेसिडेंट के, और वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं होते जिस प्रकार गवर्नर होते हैं, वो एजेंट होते हैं प्रेसिडेंट के, एडमिनिस्ट्रेटर। प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं डेजिग्नेशन एडमिनिस्ट्रेटर की, कुछ भी हो सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकते हैं जैसे दिल्ली के केस में, चीफ कमिश्नर हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशंस प्रेजेंट दे सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के केस में, पुडुचेरी है पुडुचेरी के केस में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के केस में, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के केस में, और एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ के केस में, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप के केस में। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर ऑफ अ स्टेट को भी एज एडमिनिस्ट्रेटर, जो साथ में उनके एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरीज हैं, तो गवर्नर को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर। द गवर्नर जब गवर्नर को जब एडमिनिस्ट्रेटर का दर्जा दिया जाएगा, बिठाया जाएगा, तो उस कैपेसिटी में गवर्नर इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि वो क्या होंगे, एजेंट होंगे प्रेसिडेंट के। जो यूनियन टेरिटरीज हैं पुदुचेरी की, दिल्ली की, जम्मू कश्मीर की, इनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और इनके ये आपको याद रखना है कि पुदुचेरी के पास, दिल्ली के पास और जम्मू एंड कश्मीर के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और इनके चीफ मिनिस्टर भी हैं। जो बाकी 6 यूनियन टेरिटरीज हैं इनके पास ऐसा कुछ पॉपुलर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, but the establishment of such institutions in union territory does not diminish the supreme control of the president and parliament over them। तो चाहे डेजिग्नेशन सीएम की है, सीएम दिए गए हैं इन पुदुचेरी में, दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट प्लस पार्लियामेंट की पावर ही सुप्रीम है।
ये आपको याद रखना है, इसलिए काफी कॉन्फ्लिक्ट रहता है दिल्ली में, तो खासकर यूनियन टेरिटरी में काफी मुद्दों पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है बिटवीन द सेंटर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। पार्लियामेंट लॉज बना सकते हैं ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द थ्री लिस्ट, स्टेट लिस्ट में से भी और ऑफ कोर्स कॉन्करेंट लिस्ट में से तो बना ही सकते हैं, बट तीनों लिस्ट में से पार्लियामेंट लॉज बना सकते हैं इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी। और ये पावर एक्सटेंड होती है पार्लियामेंट की पुदुचेरी में, दिल्ली में और जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पे उनके अपने लोकल लेजिस्लेचर्स हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ जो पार्लियामेंट की है यूनियन टेरिटरीज में, वो अनअफेक्टेड रहती है, चाहे वहां पे एक लोकल लेजिस्लेचर क्यों नहीं दिया गया हो। तो स्टेट सब्जेक्ट्स में भी चाहे लोकल लेजिस्लेचर है, फिर भी स्टेट सब्जेक्ट्स में पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। The Legislative Assembly of Puducherry can also make laws on any subject of the state list, concurrent list. तो लेकिन जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है पुडुचेरी की, दिल्ली की, जम्मू एंड कश्मीर की, वो भी बना सकती है लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन दिल्ली के केस में दो एक्सेप्शंस हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तीनों सेंटर के अंडर आते हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। और जो जम्मू एंड कश्मीर है तो उस वहां पे भी पब्लिक ऑर्डर और पुलिस से रिलेटेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है यूनियन टेरिटरी की, वो नहीं बना सकती लॉज। सो पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस दोनों में कॉमन है, दिल्ली में और जम्मू एंड कश्मीर में, प्लस दिल्ली में लैंड भी एक और है कि इस पे लॉज पार्लियामेंट ही बनाएगी, सेंटर ही बनाएगी। प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना सकते हैं फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो रेगुलेशंस बना सकते हैं पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, गुड गवर्नमेंट के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, लक्षद्वीप में, दादरा नगर हवेली में, दमन एंड दीव में, लद्दाख में। पुदुचेरी के केस में भी प्रेसिडेंट लेजिस्लेट कर सकते हैं रेगुलेशंस बनाते हुए, लेकिन तभी जब असेंबली सस्पेंडेड हो या रिजॉल्व हो। जो रेगुलेशन प्रेसिडेंट बनाएंगे उसकी सेम फोर्स होगी और इफेक्ट होगा जैसे कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की पावर होती है, और वो रेगुलेशन रिपील भी कर सकती है, अमेंड कर सकती है कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को। जो एक्ट्स ये यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड हैं। पार्लियामेंट एस्टैब्लिश कर सकती है हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरी के लिए और पुट इट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द एडजेसेंट स्टेट। तो साथ में जुड़ने वाली स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर या तो जुरिस्डिक्शन उसके डाल सकती है या एक यूनियन टेरिटरी के लिए अपना हाई कोर्ट बिठा सकती है। दिल्ली ही सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है 1966 से। बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है दो यूनियन टेरिटरीज की, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी are placed under Calcutta, Punjab and Haryana. Kerala and Madras High Courts, respectively. The Jammu and Kashmir High Court is the common high court for two union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. Constitution separate provisions नहीं contain करता for the administration of acquired territories, लेकिन constitutional provisions हैं for the administration of union territories, जो कि जो भी union territories से related हैं constitutional provisions वो apply करते हैं acquired territories को भी। separate कोई भी provision contain नहीं करता with respect to acquired territories। ये point आप याद रखना कि separate provisions नहीं है। दिल्ली को लेके कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं।
69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का, और उसको रीडेजिग्नेट किया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और डेजिग्नेट किए गए एडमिनिस्ट्रेटर को वहां के डेजिग्नेट किया गया एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिल्ली के लिए क्रिएट किए गए। इससे पहले जो दिल्ली थी उस वहां पे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। स्ट्रेंथ असेंबली की फिक्स की गई है 70 मेंबर्स, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे बाय द पीपल। इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जो असेंबली है वो असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली लॉज बना सकती है सभी मैटर्स पे, स्टेट लिस्ट के और कॉन्करेंट लिस्ट के, एक्सेप्ट 3 मैटर्स जो हमने डिस्कस किए हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। और लेकिन जो लॉज है पार्लियामेंट के वो प्रिवेल करेंगे ओवर दोज मेड बाय द असेंबली। सो दिस इज अ पॉइंट टू रिमेंबर that in the case of union territories who have their own legislative assemblies, the laws made by the parliament will prevail over those made by the assembly. So the center will prevail over the laws which are made by their legislative assembly. स्ट्रेंथ, जो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो स्ट्रेंथ को फिक्स किया है 10% पे, 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली ऑफ मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ को फिक्स किया गया है 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि 70 में से 7 एक चीफ मिनिस्टर और 6 अदर मिनिस्टर्स होंगे। चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, और जो बाकी मिनिस्टर्स होंगे दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। तो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। मिनिस्टर्स जो हैं वो ऑफिस अपना होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द असेंबली, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि हेड करता है चीफ मिनिस्टर, वो एड एंड एडवाइस करती हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, लेकिन उन मैटर्स में नहीं जहां पे उनको अपनी डिस्क्रिशन में एक्ट करना है। जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके मिनिस्टर्स, देन लेफ्टिनेंट गवर्नर को मैटर रेफर करना है प्रेसिडेंट को डिसीजन लेने के लिए, और वो प्रेसिडेंट उसी हिसाब से एक्ट करेंगे। जब कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस व्हिच वी जस्ट डिस्कस, प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं देयर ऑपरेशन एंड मेक नेसेसरी प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द टेरिटरी। इन केस मतलब कि जब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो तो प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकते हैं अपना रूल इन द टेरिटरी। दिस कैन बी डन ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, या अदरवाइज भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ये रिजेंबल करता है इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, जो कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट इम्पोज करते हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट कर सकें जब रिसेस हो असेंबली का। ऑर्डिनेंस की सेम फोर्स है जैसे असेंबली के एक्ट की होती है। एवरी सच ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द असेंबली, और ऐसा हर एक ऑर्डिनेंस जो बनाया जाएगा वो असेंबली को अप्रूव करना है जब असेंबली रीअसेंबल हो उसके 6 वीक्स के अंतर्गत। जो प्रेसिडेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो विड्रॉ भी कर सकते हैं कोई भी ऑर्डिनेंस किसी भी समय पे, बट ही कैन नॉट प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन द असेंबली इज डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड। जब असेंबली डिसॉल्व हो या सस्पेंडेड हो उस समय पे ऑर्डिनेंस का रूट के द्वारा गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं प्रोमलगेट कर सकते। प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट या विड्रॉ नहीं हो सकता विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एडवाइजरी कमिटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज।
Under the Government of India Rules 1961, तो Government of India Allocation of Business Rules 1961 के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो है नोडल मिनिस्ट्री। सारे मैटर से रिलेटेड जो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, जैसे कि लेजिस्लेशन हो गया, लॉ मेकिंग, फाइनेंस हो गया, बजट हो गया, सर्विसेज हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। Ministry of Home Affairs is the nodal ministry with respect to all the matters pertaining to union territories. जो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसका अपना लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और लद्दाख, ये इनके पास फोरम है होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमिटी या और एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी कमिटी का। सो दे हैव द फोरम ऑफ होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमिटी, HMAC जिसको बोलते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी कमिटी, AAC। जो HMAC है, होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमिटी, ये चेयर होम मिनिस्टर करते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर। और जो एडवाइजरी कमिटी, एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी कमिटी है, ये चेयर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि कंसर्न ड्यूटीज के हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी कि जिस प्रकार डिस्ट्रिक्ट पंचायत के या म्युनिसिपल काउंसिल के रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज के, ये मेंबर हैं इन कमिटीज के। द कमिटी डिस्कसेस द जनरल इश्यूज। तो कमिटी का काम क्या है, वो डिस्कस करती है जनरल इश्यूज रिलेटिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। इसी से ही हमारा यूनियन टेरिटरीज टॉपिक समाप्त होता है।